नमस्कार, लाख टके की बात के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मनदीप। लाख टके की बात में आज सबसे पहले बात होगी, ड्रोन की अफवाह फैलाई तो होगी गैंगस्टर और एनएसए की कार्रवाई। और उसके बाद आपको बताएंगे आतंकवाद के रंग पर क्या नई सियासी जंग शुरू हो गई है। साथ ही जानेंगे बाढ़ इंतजामों को धार देने के लिए सीएम योगी की टीम 11 तैयार कर दी गई है। और फिर बात करेंगे पीडीए की काट और बीजेपी के राष्ट्रवादी प्लान की। तो आइए विस्तार के साथ तमाम खबरों को देखते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर उत्तराखंड तक नीले लाइट वाले ड्रोन ने ग्रामीणों में दहशत फैला दी है। लोग रात रात भर हथियारों के साथ में पहरा दे रहे हैं। और इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया है। और सख्त रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ड्रोन से दहशत जो लोग फैला रहे हैं उन पर गैंगस्टर एक्ट लगेगा और साथ ही साथ एनएसए के तहत कार्रवाई करने के भी आदेश दिए गए हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांवों में रात का सन्नाटा अब डर में बदल गया है। नीले लाइट वाले ड्रोन आसमान में मंडराते दिख रहे हैं। ग्रामीणों का दावा है कि चोर पहले ड्रोन से रेकी करते हैं और फिर घरों को निशाना बनाते हैं। डर का आलम यह है कि लोग रात भर हथियार लेकर पहरा दे रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ड्रोन से दहशत फैलाने वालों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और एनएसए के तहत कार्रवाई का आदेश दिया है। साथ ही बिना इजाजत ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि उत्तर प्रदेश में ड्रोन से दहशत फैलाने वालों के खिलाफ गैंगस्टर और एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। यानी कि जो ड्रोन के जरिए दहशत फैलाते हैं ऐसे लोगों पर गैंगस्टर लगाया जाएगा और अगर जरूरत पड़ती है तो एनएसए की भी कार्रवाई की जाएगी। मेरठ पुलिस ने सोशल मीडिया पर ड्रोन कैमरों की वीडियो पोस्ट करने और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी है। अब तक 28 पोस्ट चिन्हित की गई हैं, 16 मुकदमे दर्ज हुए हैं और 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने साफ किया है कि बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर कहा है कि तकनीकी का गलत इस्तेमाल करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ड्रोन को अगर संचालित करना है तो उसकी बाकायदा परमिशन विभागीय स्तर पर ली जाएगी, उसके बाद ही ड्रोन संचालित किया जा सकेगा। ड्रोन को दहशत फैलाने की नीयत से बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये नीली लाइट वाले ड्रोन वाकई चोरों की साजिश है या फिर अफवाहों का नतीजा? फिलहाल ग्रामीणों के डर और रातों की जागती नजरों में सुकून के लिए अफवाहबाजों के खिलाफ सख्ती के आदेश दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मालेगांव ब्लास्ट केस में बरी हुए आरोपियों का जोरदार स्वागत हुआ। भोपाल में प्रज्ञा ठाकुर के सम्मान में तिलक किया गया तो पुणे में कर्नल पुरोहित के समर्थन में रैली निकाली गई। इस दौरान प्रज्ञा ठाकुर ने आतंकवाद का रंग बताकर नए विवाद को जन्म दे दिया है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। स्वागत की ये तस्वीरें दो शहर से आईं, लेकिन दोनों तस्वीरों के बीच एक गहरा रिश्ता है। एक तरफ साध्वी प्रज्ञा है तो दूसरी तरफ कर्नल पुरोहित है, जिनका मालेगांव ब्लास्ट केस में बरी होकर अपने शहर पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। मालेगांव ब्लास्ट केस में बरी होकर भोपाल पहुंची साध्वी प्रज्ञा के नाम से जयकारे लगे। अबे आइडिया चल लो यार। विशेष तौर पर माननीय भागवत जी का नाम, राम माधव जी का नाम, हमारे माननीय मोदी जी का नाम, योगी जी का नाम, माननीय इंद्रेश जी का नाम और तमाम वो नेता जो बड़े बड़े नेता हैं उन लोगों के नाम लेने के लिए कहा कि उन्होंने कहा और हमने ऐसा किया, ये बोलो। मैंने उनकी बात को नहीं सुना और ना ही माना, इसलिए उन्होंने मुझे प्रताड़ित किया। उन पर फूलों की बारिश की गई, सम्मान में तिलक किया गया, उन्हें मिठाई खिलाई गई और फिर आरती उतारी गई।
घर पहुंचने पर साध्वी प्रज्ञा का सनातन संस्कृति से स्वागत हुआ। उनके स्वागत में समर्थकों की भीड़ उनके साथ खड़ी दिखाई दी। इस दौरान उन्होंने अपना दर्द साझा किया, लेकिन अपनी आप बीती बताते बताते उन्होंने आतंकवाद को एक धर्म विशेष से जोड़ दिया। कौन कहता है कि रंग नहीं होता? निश्चित रूप से रंग होता है। और ये हरा रंग लेकर के जिस प्रकार से इन्होंने हमारे पहलगाम में जिस प्रकार से पूछ पूछ के तुम हिंदू हो हम मारते हैं, तुम हिंदू हो हम मारते हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने कपड़े उतरवा करके लोगों की परीक्षण किया और हिंदू है इसलिए मारा, तो इसलिए मुसलमान आतंकवाद होता है, ये निश्चित है। कांग्रेस को खुश करने के लिए ये सब किया गया और कांग्रेस इससे खुश होती है, आतंकवादियों के लिए रोती है और हिंदुओं को निश्चित रूप से प्रताड़ित करती है। साध्वी प्रज्ञा के इस बयान पर सियासी बवाल खड़ा हो गया। कांग्रेस ने साध्वी प्रज्ञा पर निशाना साधा तो बीजेपी ने पलटवार किया। अगर आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई रंग नहीं होता, ये तो कोर्ट कह रही है। साध्वी जी अलग से क्या कह रही हैं? ये तो अदालत कह रही है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है। तो फिर जो है बम्बई ब्लास्ट में धर्म कहाँ से आ गया? पहलगाम में धर्म होता है, मालेगांव में नहीं होता है। प्रज्ञा ठाकुर जी ने बड़ी यातनाएं सही मालेगांव मामले के अंदर, और ये ठीक है उनकी बात। वो पहले भी कह रही थी कि वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय मोहन भागवत जी का और योगी आदित्यनाथ जी का नाम लिया जाए, लेकिन सच्चाई ये है कि उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं थी। आतंकवाद के रंग का जिक्र हुआ तो धर्म से जुड़े लोग भी सामने आए और एक दूसरे पर सवाल खड़े किए। ये इस्लामोफोबिया है जो उन्होंने कहा है। सवाल ये है कि जो दूसरे धर्म के लोग आईएसआई को जानकारियां देते हुए, हिंदुस्तान की लूपोल्स बताते हुए पकड़े गए हैं, उन पर केसेस चल रहे हैं, तो क्या उनको लेकर हम हिंदू आतंकवाद कह दें? कांग्रेस जो अपने सरकार में वो चाहती थी कि इस्लामिक आतंकवाद की तरफ से ध्यान भटकाने के लिए कैसे एक हिंदू आतंकवाद और सनातन आतंकवाद और भगवा आतंकवाद को एक गढ़ा जाए, और वो गढ़ने का प्रयास किया, जिसका कमियाजा खुद कांग्रेस भुगत रही है। एक तस्वीर भोपाल से करीब 850 किलोमीटर दूर पुणे से आई, जहां मालेगांव ब्लास्ट केस में बरी हुए कर्नल पुरोहित का स्वागत हुआ। उनके सम्मान में ढोल बजे, उनके सम्मान में रैली निकाली गई, उनके समर्थन में नारेबाजी हुई। साध्वी प्रज्ञा हो या कर्नल पुरोहित, दोनों के स्वागत की तस्वीरें सिर्फ न्याय के बाद लौटे दो लोगों की नहीं है, बल्कि उस सियासी और सामाजिक बहस की भी है जो धर्म, आतंक और विचारधारा के बीच उलझ चुकी है। भारत माता की जय। पीडीएफ पाठशाला क्या समाजवादी पार्टी के चुनावी मैनिफेस्टो का हिस्सा बनने वाला है? समाजवादी पार्टी सूत्रों की माने तो स्कूलों का मामला अखिलेश यादव को भा गया है। 2027 के विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे को अपने सियासी मैनिफेस्टो का मुद्दा बनाने जा रहे हैं। यही नहीं, एसपी 2027 में पीडीएफ पाठशाला खोलने का भी ऐलान कर सकती है। रिपोर्ट देखिए। समाजवादी पार्टी तमाम मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने के साथ साथ इस बात की कोशिश कर रही है कि 2027 में सरकार बनाई जाए। शायद यही वजह है कि इस बार पाठशाला के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की घेराबंदी की जा रही है। मौजूदा समय में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 100 से ज्यादा जगह पर पीडीएफ पाठशाला खोल दी है। अखिलेश यादव को ये आइडिया इतना पसंद आया है कि उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए इस मुद्दे को मैनिफेस्टो बनाने तक का मन बना लिया है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हम सबको निर्देश दिया है कि किसी भी गरीब किसान मजदूर के बच्चे प्राथमिक विद्यालयों के समायोजन के नाम पे उनकी शिक्षा से उनको वंचित सरकार न कर पाए, इसलिए कार्यकर्ता उन बच्चों को पढ़ाने का काम करे। और भाजपा सरकार अगर इस फैसले को वापस नहीं लेगी तो समाजवादी पार्टी जरूरत पड़ेगी तो अपने मैनिफेस्टो में भी इसको शामिल करेगी और सरकार बनने पे पीडीएफ पाठशाला भी चलेंगी। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी पहले से ही सरकार पर हमलावर है और संविधान विरोधी बताने की कोशिश कर रही है। ऐसे में अपने कैडर वोट के साथ साथ दलित वोट को भी ये संदेश देने में जुट गई है। समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार पीडीएफ पर फोकस कर रहे हैं, उनकी पार्टी उस पर फोकस कर रही है, संगठन में भी कर रहे हैं। अब जहां उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने जो बेसिक स्कूलों के मर्जर का, सम्मिलीकरण का जो फार्मूला अपनाया, उससे
छात्रों और उनके परिजनों को जो असुविधा हुई उसको एक राजनीतिक मोड़ देते हुए समाजवादी पार्टी ने इसको पीडीएफ स्कूल के रूप में, पाठशाला के रूप में इसको पकड़ लिया। सबसे अहम बात यही है कि क्या स्कूलों को मर्जर किए जाने का ऐलान एक राजनीतिक भूल थी, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी न सिर्फ तेजी से आगे बढ़ रही है बल्कि सियासी तौर से भी इसका लाभ लेने की कोशिश कर रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने इस पूरे मुद्दे को न सिर्फ हाईजैक किया बल्कि सियासी तौर से इसको बड़ा रंग भी दे दिया। 2027 के चुनाव में देखने वाली बात होगी कि आखिर ये मुद्दा कितना बड़ा होता है, लेकिन फिलहाल समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को लेकर लगातार आगे बढ़ रही है। कैमरा रवि के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18। इधर 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अभी से कमर कस ली है। मिशन 2027 के तहत पार्टी ने ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने और वोटर लिस्ट सुधारने का मेगा प्लान तैयार किया है। साथ ही हर घर तिरंगा अभियान के जरिए राष्ट्रवाद की बयार बहाने की रणनीति बनाई गई है। लखनऊ में हुई बड़ी बैठक में सीएम योगी ने पार्टी नेताओं को जीत का मंत्र दिया है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बीजेपी की हाई प्रोफाइल बैठक ने 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों की रूपरेखा तैयार कर दी। मिशन 27 को भेदने के लिए पार्टी ने ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का ब्लूप्रिंट बनाया है। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत तमाम बड़े नेता शामिल हुए। स्वाधीनता दिवस के अवसर को भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच में जाने के एक अवसर के रूप में मना रही है। 11 और 12 के अगस्त को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा और महिला मोर्चा के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश के ब्लॉक के लेवल पर तिरंगा यात्रा निकालेंगे और इसके साथ साथ स्वतंत्रता के लिए जो हमारे शहीद हुए हैं और जो ऐसे स्थल हैं वहां की स्वच्छता का बड़ा अभियान चलाकर जनता को भी इस सरोकार से जोड़ेंगे। निश्चित रूप से शहीदों के प्रति भारतीय जनता पार्टी इन कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी अभिनव श्रद्धांजलि व्यक्त करेगी। बैठक में बीजेपी ने विपक्ष के पीडीएफ फॉर्मूले को काटने के लिए राष्ट्रवाद के एजेंडे को धार देने की रणनीति बनाई। पार्टी हर घर तिरंगा अभियान के जरिए यूपी के 50 लाख से ज्यादा घरों और 1,65,000 बूथों पर तिरंगा लहराएगी। इसके साथ ही वोटर लिस्ट में सुधार के लिए मतदाता पुनरीक्षण अभियान को बड़े स्तर पर चलाने का फैसला लिया गया है। मतदाता पुनरीक्षण अभियान और इसके बाद हर घर तिरंगा अभियान को लेकर है भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि पंचायत चुनाव और वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव के लक्ष्य को आसानी से भेदा जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में कार्यकर्ताओं को साफ निर्देश दिए कि ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियों को हर गांव, हर गली तक लेकर जाना है। हर घर तिरंगा अभियान के जरिए बीजेपी यूपी की गलियों और छतों पर तिरंगा फहराकर राष्ट्रवाद का माहौल बनाएगी। बीजेपी का मिशन 27 और हर घर तिरंगा अभियान यूपी में सियासी समीकरण बदलने की बड़ी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन क्या ये रणनीति विपक्ष के पीडीएफ फॉर्मूले को मात दे पाएगी? इसका जवाब 2027 के चुनावी रण में मिलेगा। तब तक बीजेपी की ये तैयारी यूपी की सियासत में हलचल मचाने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश के 12 जिलों में बाढ़ ने तबाही मचा दी है। हालात पर काबू करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कदम उठाए हैं और 11 प्रभारी मंत्रियों की तैनाती के साथ में टीम 11 का गठन किया गया है, जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों की निगरानी करेगी। सीएम ने डीएम, एसपी और सीएमओ को 24 घंटे फील्ड में रहकर काम करने के निर्देश दिए हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के 12 जिलों में बाढ़ ने हजारों जिंदगियों को प्रभावित किया है। गांव जलमग्न हैं, फसलें तबाह हैं और लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश में हैं। संकट की इस घड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहत और बचाव कार्यों को तेज करने के लिए विशेष रणनीति बनाई है।
सीएम योगी ने बाढ़ से निपटने के लिए 11 प्रभारी मंत्रियों की टीम 11 गठित की है। ये टीम 12 बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत कार्यों की निगरानी करेगी। जिम्मेदारी वाले जिलों की बात करें तो स्वतंत्र देव सिंह और संजय गंगवार जालौन, स्वतंत्र देव सिंह और प्रतिभा शुक्ला औरैया, नंद गोपाल गुप्ता नंदी प्रयागराज, रामकेश निषाद हमीरपुर, जयवीर सिंह आगरा, नंद गोपाल गुप्ता मिर्जापुर और बांदा, सुरेश खन्ना वाराणसी, संजय निषाद कानपुर देहात, धर्मवीर प्रजापति इटावा, अजीत पाल फतेहपुर और दयाशंकर दयालु बलिया। सीएम ने साफ निर्देश दिए हैं कि राहत शिविरों में भोजन, पेयजल, चिकित्सा और महिला बच्चों की सुविधाओं का पूरा इंतजाम हो। मंत्रियों की टीम बनाई गई है और पूरा बाढ़ हमारे माननीय मंत्री रामकेश जी पहले दौरा कर चुके हैं। इसके पहले भी हमारे सभी जनप्रतिनिधि, हमारे दोनों विधायक जनप्रतिनिधि, हमारी विधायक अनुरागी जी, मनीषा जी और मनोज जी और चेयरमैन भी, सभी लोग गांव का दौरा कर रहे हैं। जिला प्रशासन भी रात दिन लगा है, किसी प्रकार के किसी को परेशानी न हो। यहाँ कुछेसा में 2 विद्यालय में लोगों को ठहरने की व्यवस्था है और माननीय योगी जी नज़र भी रखे हैं। सभी मंत्री अपने अपने जनपदों में दौरा भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने किसानों की फसल क्षति, भूमि कटाव और घरेलू नुकसान के लिए 24 घंटे में सहायता राशि देने के निर्देश दिए हैं। तटबंधों की सतत निगरानी, जल निकासी और साफ सफाई पर जोर दिया है। डीएम, एसपी और सीएमओ को 24 घंटे फील्ड में रहकर हालात पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा अफवाहों पर सख्त कार्रवाई और अर्ली वार्निंग अलर्ट को तुरंत जनता तक पहुंचाने का आदेश दिया गया है। माननीय योगी जी नज़र भी रखे हैं। सभी मंत्री अपने अपने जनपदों में दौरा भी कर रहे हैं और यहाँ कुछ 2 विद्यालय, हजारों लोग हैं, पशुएं भी हैं। तो डॉक्टरों की टीम अलग से बनी हुई है, पशुओं के लिए भी डॉक्टरों की टीम है, भूसा की व्यवस्था है और लोगों के लिए पैकेट भोजन भी, यहाँ भी भंडारा चल रहा है। लोग भोजन भी करें, किसी प्रकार की परेशानी। चिकित्सा सुविधा भी पर्याप्त है, किसी प्रकार की परेशानी न। बच्चों को पढ़ाई भी, शिक्षा भी, यहाँ भी टीचर भी हैं और बाकी हर प्रकार की व्यवस्था है। सीएम ने प्रभारी मंत्रियों को तत्काल अपने अपने जिलों का दौरा करने और प्रभावित परिवारों से सीधे संवाद करने को कहा है। उन्होंने 2 टूक कहा कि राहत कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये सख्त रुख और टीम 11 की तैनाती बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों को गति दे रही है। बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहे लोगों को पूरी राहत देने के लिए सरकार और प्रशासन की टीम मुस्तैदी से जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वीरों ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। बावजूद इसके तमाम विपक्षी नेता सरकार पर निशाना साधने के लिए और सेना के शौर्य को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। एक बार फिर से पाकिस्तान के बहाने विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। सरकार भले ही अभी तक ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर देश दुनिया में भारतीय सेना की गुणगान कर रही है, तो इधर विपक्ष के तमाम नेता ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार के सभी दावों को गलत बताते हैं, सवाल कर रहे हैं। पहले कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने सरकार के इस ऑपरेशन पर गंभीर सवाल खड़े किए, तो अभी भी विपक्ष के कई नेता ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने अपनी पार्टी के सांसद शशि थरूर और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने पूछा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेश जाने वाले प्रतिनिधि मंडल में जब कांग्रेस के शशि थरूर की सिफारिश नहीं की तो उन्हें क्यों भेजा। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रतिनिधि मंडल की ओर से जिन 33 देशों का दौरा किया गया, उनमें से किसी ने भी पाकिस्तान को हमले के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया। वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर ये लड़ाई आगे बढ़ती है तो किसी की जीत नहीं होती। भारत पाकिस्तान को नहीं हरा पाता। भारत ऐसी परिस्थिति में नहीं था जो पाकिस्तान से युद्ध करे। किसी ने नहीं कहा वो जो 33 देश थरूर और उनके लोग गए हों कि पाकिस्तान जिम्मेवार है। यूएन ने भी नहीं कहा कि पाकिस्तान जिम्मेवार है। अमेरिका ने नहीं कहा कि पाकिस्तान जिम्मेवार है। हम ही इकलौता है जो अपने छाती को पीटते हुए कहते हैं कि हाय हाय पाकिस्तान है जिम्मेवार। कोई मानने को तैयार नहीं है।
हम कोई सबूत नहीं पेश कर पा रहे हैं जिससे कि लोग मुतमैन हो कि हम जानते हैं कि कौन सी पाकिस्तानी एजेंसी है जिसने ये हरकत किया है। जो राफेल है वो 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है, लेकिन जो उनके पास एयरक्राफ्ट हैं वो J-10 है और J-17 है, ये चाइना के पास है, तो वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो एक सुपीरियर एयरक्राफ्ट है या बराबरी के एयरक्राफ्ट हैं। अब चाइना अब मैन्युफैक्चर कर रहा है 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट कॉल्ड J-20। हमारा जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो AMCA डेवलप कर रहा है और उसकी प्रोडक्शन 2035 में होगी, 2028 में और 2035 में। तब तक चीन के पास 5th जनरेशन होगा और अब वो 6th जनरेशन डेवलप कर रहे हैं। मतलब कि अगर ये लड़ाई आगे बढ़ती तो निश्चित रूप से किसी की जीत नहीं हो सकती थी, तो इनको लड़ाई कर भी नहीं सकते थे। ये बातें इनको सदन में रखनी चाहिए थी। उधर बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर निशाना साधा। शहजाद पूनावाला ने कहा, कांग्रेस पार्टी का पाकिस्तान बचाओ आंदोलन चल रहा है। एक बार कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ। पहलगाम पर पी चिदम्बरम ने क्लीन चिट दिया पाकिस्तान को, कहा कि कोई प्रमाण नहीं है, जबकि पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान नंगा हो चुका है आतंकवाद को लेकर। अब उन्हीं की लाइन को रीइटरेट कर रहे हैं प्रथम परिवार के सबसे खास रिटेनर मिस्टर मणिशंकर अय्यर, जो मुकुटमणि है प्रथम परिवार के। आतंकवाद की जननी ही पाकिस्तान है, चाहे वो अल-कायदा हो, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, चाहे वो जैश मोहम्मद हो, जिनके कैंपों को ऑपरेशन सिंदूर में हमने ध्वस्त किया। पर दुख की बात यह है कि पाकिस्तान का करना है बचाव और सेना पर सवाल खड़े करना है। सेना का करो अपमान, पाकिस्तान को कहो भाईजान, उनका करो गुणगान। यही बन चुकी है कांग्रेस की पहचान। इससे पहले भी कांग्रेस के तमाम नेता ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा चुके हैं। राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम तक सरकार को पाकिस्तान और ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर घेर चुके हैं। सरकार और सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि पहलगाम हमला लश्कर तैयबा की तरफ से कराया गया था। मारे गए आतंकियों को पाकिस्तान से ट्रेनिंग मिली थी और फंडिंग भी वहीं से हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।